चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने 8th चैप्टर में पढ़ा है, और जब एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उस टाइम में मैंने आपको बताया भी था, चैप्टर में पूरा डिटेल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या है। यहाँ पर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स यहाँ पर 9th चैप्टर में भी हमें कुछ इसकी एप्लीकेशन पढ़ना है, और सारी की सारी एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड पढ़ना है। तो इस 9th चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस से नाम से क्लियर है कि किसी न किसी हाइट की बात की जा रही होगी और किसी न किसी डिस्टेंस की बात की जा रही होगी। हाइट का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे कोई पोल है तो पोल की हाइट कितनी है, अगर कोई टावर है तो टावर की हाइट कितनी है, कोई पेड़ है तो पेड़ की हाइट कितनी है, कोई मंदिर है, मस्जिद है या मीनार है, इसकी हाइट कितनी है, इस हाइट की बात की जाएगी। और डिस्टेंस की बात की जाएगी तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है। हाइट एंड डिस्टेंस इसी को तो बोलेंगे ना। हाइट मीन्स ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर यहाँ तक ये पोल की हाइट कितनी है या ये टावर की हाइट कितनी है, और ये जो पोल है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से इस पोल का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अच्छा, इसका टॉप का भी डिस्टेंस, अगर इसके टॉप की अगर बात करें तो टॉप ये भी तो डिस्टेंस ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो कितनी बातें हो गई, एक तो बात हो गई इसकी हाइट की, इसके हाइट की बात हो गई कि इस टावर की कितनी हाइट है, इस टावर से इस ऑब्जर्वर जहाँ से हम देख रहे हैं उसको वहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। और ये भी तो एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है। तो 3 बातें हो गई, ये वाला डिस्टेंस, ये हाइट और ये वाला डिस्टेंस। इसके साथ साथ में और एक बात है कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने बात की थी, तो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा ना, ये क्या हो गया कि ये जो टावर है या पेड़ है या मीनार है, ये क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, और परपेंडिकुलर रहेगी तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये बनेगा यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल। कहने का मतलब यहाँ पर 2 बातें समझ में आ रही है हमें कि एक तो क्या है, ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो पोल है, पोल को हम यहां से देख रहे हैं, पोल को यहां से देख रहे हैं। तो 2 बातें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम देख रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर हो गया जो उसको देख रहा है। तो यहां से ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन नाम से क्लियर है ना, ये सीधा सीधा देख रहे हैं हम, और ग्राउंड लेवल के सीध में देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, जो पोल की जो हाइट रहेगी इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और इस पोल को हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी पूरा पोल या पूरा टावर हम एक बार में देख रहे हैं। तो इसके जब टॉप को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो कितनी बातें हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन। इसका हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें ये वाली लैंग्वेज दी जाएगी, और इस लैंग्वेज को हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके हमें ये बताना है कि ये क्या हो जाता है इसका, अगर ये थीटा डिग्री है और 90 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये इसका बेस हो जाता है, ये क्या होता है इसका बेस, और ये होता है इसका परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है इसका हाइपोटेन्यूज। हमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि एक वर्टिकली पोल है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका इतना है, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी,
और हमेशा याद रखना है आपको कि जो थीटा एंगल बन रहा और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला जाता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से सीखा है। और थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है और 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। यदि मान लिया जाए कोई टावर है और टावर की हाइट है और उस टावर को हम किसी पर्टिकुलर इस पॉइंट से देख रहे हैं और देखने पर ये लाइन ऑफ साइट यहाँ से ऐसी लाइन ऑफ साइट बन रही है, तो कितनी बातें हो गई, ये इसकी हाइट, ये डिस्टेंस और ये इसका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और यहाँ पर बनेगा एक एंगल बनेगा और वो क्या रहेगा, थीटा डिग्री रहेगा। कितनी बातें हो गई, 1 2 3 और 4। ये 4 में से अगर कोई भी 2 चीज़ें हमें दी है, कोई भी 2 चीज़ें दी है, तो हम बाकी की रिमेनिंग 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। देखना कैसे, अगर हमें पोल की हाइट मालूम है और ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा ये मालूम है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो पोल है वो हमारे से कितने डिस्टेंस पर है। हम बता सकते हैं कि यहाँ से इसके टॉप का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो कितना है। यदि हमें ये वाला डिस्टेंस मालूम है, ये वाला डिस्टेंस मालूम है, तो हम बता सकते हैं, और ये थीटा भी मालूम है, तो हम बता सकते हैं कि ये टावर कितने हाइट पर है, कितने हाइट का टावर है, या ये भी बता सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। कहने का मतलब कोई भी 2 चीज़ें अगर मालूम है तो रिमेनिंग 2 बातें हम बता सकते हैं कि इसमें से ये कितना है। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एक कि चलो ठीक है, सपोज करें कि हमें कोई टावर दिखाई दे रहा और टावर की हाइट हमें नहीं मालूम, लेकिन टावर से लेके हम जहाँ से उस टावर को देख रहे हैं ये वाला तो डिस्टेंस हमें मालूम है ना, और नहीं भी है मालूम तो मेजर कर सकते। कोई टावर दिखाई दे रहा है, वहाँ से हमें ग्राउंड पर से तो मेजर करना है ना कि कितनी लेंथ का ये डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, अब ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं मालूम और ये हाइट भी टावर की नहीं मालूम, तो हम फिर भी बता सकते कि ये टावर कितनी हाइट का है। कैसे, और ये जो थीटा डिग्री है ये हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो आर्मी के पास में होता है। आर्मी देखती है ना कि जैसे कोई पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जाना है हमें, तो पहले देखती है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो उनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो उसकी हाइट बता सकते हैं। जाने से पहले पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें वहाँ पर पहुँचना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, उसकी हाइट कितनी है, पूरा एनालिसिस आर्मी करती है। उसके बाद में वो आया, सिविल इंजीनियर के पास में भी होता है। सिविल इंजीनियर अगर कोई पहाड़ी को काट के अगर कोई रोड बनाना चाहे तो पहले वो देखेंगे कितनी हमें पहाड़ी काटना है, कितनी उसकी हाइट है, कितना ये डिस्टेंस है, कितना हमें रोड बनाना है, और पूरा कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हमारे पास में तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम घर में भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूँ कि एंगल थीटा डिग्री के लिए हम इंस्ट्रूमेंट घर में ही बड़े आसानी से कैसे बना सकते हैं और कैसे हम एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एंगल का अगर मेजरमेंट कर भी लिया हमने तो क्या फ़ायदा है इससे। सपोज करें कि हम दो दोस्त कहीं पर घूमने गए और हम 10th क्लास में, हमारा दोस्त 9th क्लास में। अब हम जब घूमने गए, पार्क में घूमने गए, तो एक ने बोला कि वो जो टावर दिखाई दे रहा ना, उसकी मैं अभी तुरंत हाइट बता सकता हूँ कितनी है। तो दूसरा तो हंसने लगेगा ना कि कैसे ये इस टावर की हाइट कैसे बता देगा ये भाई, है ना, यहाँ पर तो इस जगह पर पहली बार आए। तो बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि इस टावर से लेके जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ से डिस्कशन हो रहा है वो वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये एंगल निकाल लेंगे। ये एंगल अभी हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो उससे हम एंगल भी निकाल लेंगे, तो ये हाइट भी बता सकते हैं और इसके टॉप से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी बता सकते हैं हम कितना है। या तो फिर अगर इसकी हाइट मालूम है तो ये बता सकते हैं कि ये टावर यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने डिस्टेंस का है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा डिग्री का एंगल, कोई जरूरी है क्या कि हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही देखेंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि हम जहां से देख रहे हैं, मतलब सपोज करें मैं अगर किसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर बैठा हूं और मुझे नीचे छोटा सा एक पोल दिखाई दे रहा, देखिए मैं यहां पर बैठा हूं और मुझे इस टाइप से यहां पर नीचे की ओर पोल दिखाई दे रहा, तो मैं ऊपर से जब नीचे की ओर इस पोल के टॉप को देखूंगा तो नीचे की ओर देखना पड़ेगा ना, तब एंगल बनेगा। यहां पर क्या हो रहा था, हम यहां से इसकी टॉप को देख रहे थे, यहां ऊपर की ओर टॉप को देख रहे थे, तब यहाँ पर एक एंगल बना था। और नीचे भी तो हो सकता है कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टॉप पर बैठा हूँ, 6th फ्लोर पर बैठा हूँ और यहाँ पर नीचे कोई पोल है और पोल के टॉप को देख रहा हूँ, तो नीचे की ओर देखना पड़ेगा तब एंगल बनेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। फिर उसके बाद में मैं इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा कि ये जो एंगल फाइंड आउट किया जाता है किस प्रकार से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाएगी, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के नहीं बनने वाले हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने का। देखिए मैं यहां पर खड़ा हूं और खड़ा हूं तो मैं कहां देख रहा हूं, सीधा देख रहा हूं। अभी क्या कहां देख रहा हूं मैं, सीधा इधर बिल्कुल इस लाइन में देख रहा हूं। देखिए सीधा, न तो ऊपर देख रहा हूं न ही नीचे देख रहा हूं, सीधा आगे की ओर देख रहा हूं। तो आगे की ओर जब देख रहा हूं तो एक लाइन ऑफ साइट बनेगी, और लाइन ऑफ साइट बनेगी नहीं मतलब वो सीधा देख रहा हूं तो ये आपको कल्पना करना है कि यहां से एक लाइन ऑफ साइट बनी है। अब यहां से मैं अगर जितना भी ऊपर की ओर देखूंगा, देखना ये ऊपर देख रहा हूं और ऊपर देख रहा हूं और ऊपर देख रहा हूं और ऊपर देख रहा हूं, ये ऊपर देख रहा हूं, ये लाइन ऑफ साइट ये फिक्स है। ये वाला जो पहले जो सीधा देख रहा था ये लाइन फिक्स है, और इस लाइन से मैं जितना भी ऊपर की ओर देखूंगा, देखिए ऊपर की ओर देखूंगा तो ये दोनों के बीच में जितना ऊपर देखूंगा उतना बड़ा एंगल बनेगा। दोनों के बीच में बन रहा ना यहाँ पर एंगल, देखिए ना। तो सीधी लाइन से अगर जितना भी ऊपर देखूंगा उतना एंगल बनेगा, और जब भी हम ऊपर की ओर देखेंगे एलिवेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कहने का मतलब इस लाइन से जितना ऊपर देखेंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और फिर से देखिए मैं अभी 3rd फ्लोर पर बैठा हुआ, ऊपर एक छत पर बैठा हूँ, और छत पर से नीचे एक पेड़ दिखाई दे रहा मुझे, और पेड़ के मैं बॉटम को देख रहा हूँ, और देखिए पेड़ के बॉटम को देख रहा हूँ यहाँ से। अभी तो सीधा देख रहा था मैं पहले, अब मैं नीचे की ओर देखूंगा, ये देखूंगा ये देखिए नीचे की ओर देखूंगा तो अब मेरे को उस पेड़ का बॉटम दिख गया, और उसके बीच का एंगल जितना भी बनेगा ये वाला क्या रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों, हमारी जो आई है वो डिप्रेस हो रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेट हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल सिंपल ही तो है ना। मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट को जब भी देख रहे हैं, आई जो होगी वो एलिवेट होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और क्या होगा, डिप्रेस होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल है। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ऊपर की ओर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स नीचे की ओर देखना। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम कि किस टाइप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और किस टाइप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। देखेंगे कि एक सपोज करें कि एक टावर है, और टावर को हम इस पॉइंट से ऊपर की ओर देख रहे हैं। देखिए पहले मैं सीधा देख रहा था, ये देख रहा था यहाँ पर आई है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये इस टाइप से सीधा देख रहा हूँ। अब यहाँ से ऊपर की ओर टॉप को देखूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल बनेगा, और इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसके टॉप पर बैठे हुए, यहाँ 3rd फ्लोर पर बैठा हूं मैं यहाँ पर, और 3rd फ्लोर पर बैठा हूं और यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर को देख रहा हूं मैं ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो क्या ये वाला बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखना मैं कहाँ पर बैठा हूँ, अभी यहाँ पर बैठा हूँ, देखिए यहाँ पर बैठा हूँ और मैं सीधा देख रहा हूँ, सीधा देख रहा हूँ तो मेरी सीधा देख रहा हूँ मीन्स कहाँ से किधर देखूंगा मैं, ये यहाँ से इस साइड में देखूंगा। ये सीधा तो मेरा ये हुआ ना, यहाँ से सीधा जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के पैरेलल इस टाइप से हम सीधा देखेंगे यहाँ से। और यहाँ से जब भी ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, देखिए ये दोनों के बीच का जो एंगल बना वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहाँ पर ये वाला एंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को देख रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल है, जब ऊपर से नीचे और आंखें क्या हो रही है, हमारी जो आईज हो रही है वो क्या हो रही, डिप्रेस हो रही, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई एलिवेट हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा,
अब हमने जब इस चैप्टर को शुरुआत किया था तो उसी टाइम में मैंने बताया था कि हमेशा इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और राइट एंगल ट्राइंगल तो इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करते, यहां से इसको ज्वाइन कर देते। क्या किया, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल, ये वाला, ये क्या है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और यहां पर पैरेलल लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ये ग्राउंड और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, मींस यहां से इसको इंटरसेक्ट कर रही है ऐसी। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। और ये अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये जितनी डिग्री का रहेगा उतने ही डिग्री का ये भी एंगल बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल भी थीटा डिग्री का होगा। यहाँ पर जितने डिग्री का बनेगा उतने ही डिग्री का यहाँ पर भी एंगल बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम तो एक जैसे ही हो गया ना। अब यहाँ पर भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री का यहाँ पर बना है, यहाँ पर 90 डिग्री का बना है। तो दोनों डायग्राम एक जैसे है, क्वेश्चन भी एक जैसे है, केवल इसमें लैंग्वेज चेंज रहेगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेशन को समझ के, क्वेश्चन को समझ के हम डायग्राम को समझ सकते हैं, और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो यहाँ पर एंगल ऑफ डिफरेशन बन रहा है या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितने डिग्री का बनेगा ये कैसे पता चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अभी मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ कि किस टाइप से हम इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं और कैसे हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसे कार्डबोर्ड लेना है जो घर में फालतू पड़ा हो, और इस कार्डबोर्ड पर हमें क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना है, और कितना बड़ा बनाएंगे, जितना बड़ा हमें कंफर्टेबल लगे उतना बड़ा हम सर्कल बना सकते हैं। इस टाइप से हम एक सर्कल, इस पर कार्डबोर्ड पर एक सर्कल बना देंगे। देखिए मैंने भी सर्कल बनाया, और इसका ये सेंटर, इसका ये क्या है, सेंटर है। और इस सेंटर से हम क्या करते हैं, एक डायामीटर बना देते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटर से होते हुए अगर इसके सर्कल को टच करे अगर कोई लाइन, तो ये क्या होता है, इसका डायामीटर हो जाता है। तो ये हमने क्या किया, इसका डायामीटर बना दिया। अब इसको इस सर्कल से कट करते, यहाँ से हम कट करेंगे, और इसके डायामीटर से भी इस टाइप से यहाँ से इसको कट कर देंगे। ऐसा कट करने से क्या होगा, देखिए हमें ऐसे दो सेमी सर्कल मिलेंगे, और दो सेमी सर्कल इस टाइप से हमें दो सेमी सर्कल मिल जाएंगे। आप दो दोस्त मिलकर बना सकते हैं इस डायग्राम को, क्योंकि इससे क्या है, दो इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हैं। एक इंस्ट्रूमेंट ये इधर बनेगा, एक इंस्ट्रूमेंट इधर बनेगा, तो दोनों दोस्तों के इंस्ट्रूमेंट एक साथ में बनने वाले हैं, क्योंकि दो सेमी सर्कल बने ना। अब दो सेमी सर्कल बने तो इस सेमी सर्कल पर क्या करते हैं, हम इस टाइप का एक पाइप लगा देते हैं। पाइप देखेंगे कि आप ये वाला जो पाइप है, घर में कोई ऐसा थोड़ा सा हार्ड टाइप का कोई पाइप हो, इस पाइप को यहाँ पर लगा सकते हैं हम। या तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं कि अगर कोई खराब पेन होगा आपके पास में, जो दोनों इधर इस साइड में भी और इस साइड में भी ओपन होता है, वो पेन को अगर हम इधर वाला और इधर वाला पोर्शन अगर हटा दें तो इस टाइप का एक पाइप बनेगा, और जितना पेन की लेंथ रहेगी उतना उसके डायामीटर का आपको सर्कल बनाना है, ये याद आपको रहे। तो ये भी बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाएगा आपको, आप पेन का यूज कर सकते हैं इसमें। और इस टाइप से क्या करेंगे, हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, और सेमी सर्कल के ऊपर यहाँ पर इसको चिपका देंगे। ये देखिए मैंने भी क्या किया, ये एक पाइप था घर में फालतू पड़ा था, और उस पाइप को मैंने इसके ऊपर ऐसा चिपका दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो कार्डबोर्ड है ये इस टाइप का दिखाई दे रहा, हमें डी टाइप का दिखाई दे रहा, और डी टाइप का दिखाई दे रहा। तो डी में क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 90 डिग्री तक यहाँ होता है, और ऐसे 10 डिग्री बढ़ेंगे हम आगे तो ये 180 डिग्री तक इसमें प्रिंट होता है। ऐसे ही इसमें भी 180 डिग्री तक इक्वल पार्टों में इस टाइप से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। यहाँ पर टॉप पर कितना है, 90 है, फिर 100, 110 और इस टाइप से ये 180 तक ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देंगे, और एक थ्रेड लेना है हमें, और इस थ्रेड को क्या करना है, इससे इसके जो सेंटर था, सेंटर पॉइंट था, वहाँ पर बांध देना है।
इस पाइप से बांध देंगे हम सेंटर पॉइंट पर, और सेंटर पॉइंट पर बांधने के बाद में इसके बाद क्या करना है, इस थ्रेड को यहाँ पर हमें एक पत्थर बांध देना है। देखिए मैंने भी क्या किया, पत्थर क्यों बांधना है, ताकि इस थ्रेड पर वेट आए और ये थ्रेड क्या हो, इस टाइप से टाइट दिखे। मैंने भी क्या यहाँ पर पत्थर बांधना था और मुझे पत्थर मिला नहीं, तो मैंने घर में ऐसे खिलौना टूटा हुआ बच्चों का खिलौना था और उस खिलौने को यहाँ पर मैंने बांध दिया ताकि ये क्या रहे, इस पर वेट रहे। तो ऐसा नहीं है कि सर ने क्या बांधा वो येलो टाइप का और हमें भी वही बांधना है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, आप ऐसा कुछ भी इस पर लटका सकते हो। अब हमारा ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इससे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने का और एक बहुत अच्छा आसान तरीका है। ये आपके पास में डी है, बिल्कुल आसान तरीका, इतनी माथा बच्ची भी नहीं है। ये जो डी है यहीं पर आप पेन या एक पाइप चिपका दीजिए और यहाँ से एक थ्रेड लटका दीजिए। वो जो पाइप लगेगा वहाँ पर यहाँ पर छेद करके एक थ्रेड लटका दीजिए और इस टाइप से एक पत्थर लटका दीजिए, तो ये रेडीमेड बन गया आपका डी, और एक्यूरेट भी बना है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिग्री में कम ज़्यादा हो सकता है एक्यूरेट, और इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, तो आप डी के ऊपर भी ऐसा बना के एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। अब देखिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। अगर मैं सीधा देख रहा हूँ तो ये थ्रेड कहाँ पर रहेगा, ये 90 डिग्री पर रहेगा ना, ये बीच में है ना यहाँ पर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा हूँ मैं, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स मैं एक टावर को देख रहा हूँ, मेरे सामने टावर है और मैं उस टावर को देखना चाह रहा हूँ। और टावर को देखूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं ऊपर की ओर, टावर तो बहुत ऊंचा है भाई, और टावर ऊंचा है तो मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ, ये देखिए, और टावर अब दिखाई दे रहा है मुझे, टावर का टॉप दिखाई दे रहा, मतलब टॉप को देखना चाह रहा हूँ मैं। और टॉप जैसे दिख गया वैसे मैं, ये देखिए अभी ये फ्री है और इस थ्रेड को यहीं पर टाइट कर देता हूँ और टाइट करके यहाँ पर बांध देता हूँ मैं। देखिए फिक्स कर दिया मैंने, और यहाँ से देखेंगे आप, देखिए मैंने यहाँ पर टावर के टॉप को देखा था और यहाँ पर फिक्स कर दिया। देखिए कितने डिग्री हो गया, 10, 20 और 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री का एंगल बन गया, मैंने टावर के टॉप को देखा तो ये क्या बनेगा, मैंने क्या किया था, नीचे से ऊपर की ओर देखा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब मैं ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हूँ, मैं अभी 3rd फ्लोर पर हूँ और 3rd फ्लोर से मुझे एक कार दिखाई दे रही, नीचे जमीन पर ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रही, ये कार दिखाई दे रही। अब मैं उस कार को देखता हूँ, देखिए अभी ये थ्रेड कहाँ पर है, यहीं पर है, और कार को देख रहा हूँ मैं, देखिए ये इधर नीचे की ओर देख रहा हूँ मैं, अभी कार को अभी भी नहीं दिखी, और कार को देख रहा हूँ मैं। देखिए अब मुझे कार दिखाई दे रही है, और कार दिखाई दे रही तो इस थ्रेड को मैं टाइट कर देता हूँ यहाँ पर, मतलब मजबूत पकड़ लेता हूँ इसके साथ। देखिए ये 10 डिग्री 20 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो कितना आसान है, आप एंगल ऑफ एलिवेशन भी निकाल सकते हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी निकाल सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट से। याद रहे कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे हम तो यहाँ से इधर की ओर मेजर करना है हमें, क्योंकि ये थ्रेड इस साइड आएगा ना यहाँ से, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे तो यहाँ से हम नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चलने वाला है। तो अब आज के बाद और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में तो आप भी अब बड़े आसानी से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल सकते हो, किसी भी टावर या पेड़ की हाइट बता सकते हो, और वो पेड़ हमसे कितने डिस्टेंस पर है ये बता सकते, ये सारा कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चनों में क्या क्या बातें आने वाली है और क्या डिफिकल्टी आने वाली है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए सपोज करें कि ए बी कोई पोल है, ये भी क्या है, एक पोल है, और इस पोल को हम यहाँ से देख रहे हैं, पोल के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ये बन जाएगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया। यहाँ पर सपोज करें कि 30 डिग्री का एंगल बन गया। हमेशा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है और आपको नहीं भी मालूम फिर भी आपको अभी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला जाता है, और ये कभी भूलना नहीं है। 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच की जो भी एंगल रहेगा उसके बीच की साइड को क्या बोला जाता है, और थीटा के अपोजिट साइड को, अपोजिट मीन्स ये इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे,
परपेंडिकुलर बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड भी बोल सकते हैं, या इस ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में दिया है, आपको उस क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब सपोज करें कि हमें क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर गिवन है, यानी कि पोल की हाइट गिवन है, और इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये वाला गिवन है और ये बेस फाइंड आउट करना है, या बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ये दोनों साइड की अगर बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले के किस रेशो में आता है? टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, या कॉट थीटा का भी फार्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जब भी ये दो साइड की बात की जाएगी तो आप याद रखिए हमेशा टेन थीटा का ही यूज करना है, और टेन थीटा का भी कर सकते, कॉट थीटा का भी कर सकते, लेकिन एक फिक्स कर लेते हैं ना हम, टेन थीटा से काम हो जाएगा अपना। यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात की जाए, मतलब हाइपोटेन्यूस अगर ये गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, या परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है हमें, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की किस रेशियो में आता है? तो ये आता है साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। यदि ये गिवन है, ये फाइंड करना है, या ये गिवन है और ये फाइंड करना है, तो कास थीटा, और कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये तीन फार्मूले आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ी, फिर भी आप एक बार उसके वीडियो को देख के, बहुत पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा जाता है, उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा जाता है, ये याद रहे आपको। तो ये सारे फार्मूले आपको पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद में ही आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीन फार्मूलों का यूज़ करना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड की बात की जाएंगी तो टेन थीटा का यूज़ करना है, हमें टेन थीटा का फार्मूला यूज़ करना है। ये दोनों की बात की जाएंगी तो साइन थीटा का, ये दोनों की बात की जाएगी, एक गिवन रहेगा, एक फाइंड करना है, तो कास थीटा का यूज़ करना है। तो हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके, और सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कैसे उसको फाइंड आउट करना है, ये हम एक्सरसाइज के थ्रू सीखते हैं। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमें इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको एक बार एक एक लाइन धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, उतना डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, एक एक लाइन को पढ़ना है, उतना डायग्राम को क्लियर करना है, उसको समझने के बाद में फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, क्या कर रहा है उसमें? विच इज टाइट स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या है? ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल है और इसके टॉप को कैसे वो किया हुआ, स्ट्रेच्ड किया हुआ है, एक रोप से स्ट्रेच्ड किया हुआ है। फिर से और एक बार देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रोप है इसको क्या किया है, यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग रोप है, यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग रोप बना देते हैं हम, ये वाला 20 मीटर लॉन्ग रोप है। और इस वर्टिकल पोल को क्या किया है, उसको यहाँ पर फिक्स किया है, टाइट कर दिया है। अब आगे पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब इस पोल की हमें हाइट फाइंड करना है, इस पोल की कितनी हाइट है ये हमें फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप कौन सा है, ये वाला रोप है ना, और एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए इस ग्राउंड लेवल से इस रोप ने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। फिर से और एक बार, हमें इस रोप की लेंथ गिवन है और इस पॉइंट से ये जो इसके टॉप का, जो पोल के टॉप का जो एंगल बन रहा वो कितने डिग्री का बन रहा? 30 डिग्री का एंगल बन रहा।
और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। जो आपको फाइंड करना है वही हमें सपोज करना है। देखिए इसकी हाइट फाइंड करना है तो उसी को एच सपोज कर लेते और एच मीटर। इसके रोप की लेंथ मीटर में दी है तो इसको भी मीटर में हमें सपोज करना है। हम सपोज कर लेते कि जो ए बी है वो पोल है और पोल की हाइट क्या है, एच मीटर है, और बी सी क्या है, इसकी रोप है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हम क्या करते हैं, डायग्राम बना दिया और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, पोल की हाइट ले ली, और बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर रोप की लेंथ गिवन है। तो लेट सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना है, ए बी इज इक्वल टू कितना है, एच मीटर, एंड rope tied from the pole, top of the pole, top of a vertical pole कितना है, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। अब इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा हमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जो जिसमें कि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इसका बेस। मैंने क्या बताया था कि थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, और थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये क्या बनेगी, इसकी हाइपोटेनिस बनेगी। गिवन क्या है, रोप मतलब हाइपोटेनिस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करनी है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस किस फार्मूले में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में साइन के फार्मूले में आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। तो आपको खास करके ये देखना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है और उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, सी ए बी, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, और साइन थीटा मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, जो हमने सपोज किया था, परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस है बी सी, और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू एच मीटर है और डिवाइडेड बाय 20, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 20, और 20 का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एच, और एच से 22 से 20 10 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 10 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10 मीटर। और मीटर क्या बोला है, मीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रोप की लेंथ मीटर में दी थी तो हाइट भी मीटर में आएगी। रोप सेंटीमीटर में दिया तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये किलोमीटर में दिया तो ये भी किलोमीटर में आएगा। तो आपको याद रहे कि इसके आंसर में जो भी पूछा है उसके आंसर में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लिखेंगे हम हेंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूरा पढ़ लिया, फिर भी और एक बार पढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, तो मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। सीधी बात है, यहाँ पर कोई ट्री थी और ट्री की बात की है, और स्टॉर्म से क्या हुआ, इस ट्री को ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक हो गई, और भी लंबी रही होगी ट्री जो भी है,
और यहाँ से एक पार्ट से, यहाँ से इस पॉइंट से क्या हो गई, ट्री ब्रेक हो गई और ये वाला जो पार्ट था वो पार्ट बेंड होके यहाँ पर पहुँच गया। ये ग्राउंड है ना, तो ये ग्राउंड पर इस पॉइंट पर ये पार्ट पहुँच गया। फिर से देखिए, ये वाली जो ट्री थी, ये वाली ट्री थी और यहाँ से वो क्या हो गई, बेंड हो गई और बेंड होके जो ये पार्ट गया वो यहाँ पर टच हो गया। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, इक्वल है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, इक्वल है, क्योंकि वही वाली तो ट्री यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पर टच हो रही है। फिर से और एक बार, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। इसका जो ये टॉप था, ये टॉप कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, टचेज द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल विथ इट द 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मीन्स ये जो पहले वाली ट्री थी उसका फुट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना फुट। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखिए ना, इसका जो टॉप है ग्राउंड पर यहाँ पर टच कर रहा और यहाँ से लेके उसके फुट तक का जो डिस्टेंस है, ट्री के फुट तक का डिस्टेंस है कितना है, 8 मीटर है। हम अलग से कुछ नहीं कर रहे, जो बोला है वैसे उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहा हूँ मैं। अच्छा, 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है। ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है मीन्स क्या है, ये हम क्या करते हैं, इतने को दो पार्टों में डिवाइड हुई ना ये ट्री, तो दो पार्टों में हम यहाँ पर डिवाइड कर देते और ये इसको x मीटर सपोज कर लेते और इतने को y मीटर सपोज कर लेते। तो ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, पूरी जो हाइट होगी, ये ब्रोकन के पहले की हाइट की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई मीटर की बात की है, तो ये x प्लस वाई मीटर हो जाएगा। ये यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, यदि ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y होगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये हम सबसे पहले तो ए बी पूरी ट्री ले लेते और ये सी से बेंड हो गई और बेंड होके कहाँ पर, डी पॉइंट पर टच हुई। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए इसका। यहाँ पर हमें ये बेस की वैल्यू मालूम है, बेस की वैल्यू मालूम है और ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये और ये किस फार्मूले में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 8, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो x की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद अगेन हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या है, y की भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये भी तो पोर्शन मालूम होना चाहिए ना कितना है, क्योंकि ये y है और ये भी y है। तो हम अगेन ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें बेस और हाइपोटेनिस यूज होता है, और बेस और हाइपोटेनिस किस फार्मूले में यूज होता है, कास थीटा में होता है। और कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस 8 डिवाइडेड बाय y। तो इससे क्या निकलेगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। दो बार क्वेश्चन को लेना है। देखिए x की भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई, और x और y की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकल आएगी ना, x प्लस y निकल आएगा। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसी बात को यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा डायग्राम बनाया है, जो डायग्राम बनाया है वही बात हम यहाँ लिख देते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट